वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं तुम्हारी वैदेही मैम और आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की सीरीज का आखिरी वाला पोर्शन, लॉन्ग टाइप आंसर, चैप्टर 15 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का। ये तुम्हारा आखिरी चैप्टर है टर्म 2 का, तो बस बने अभी भी रहना है, बहुत जल्दी पेपर आने वाला है, टाइम वेस्ट नहीं करना है और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ बने रहना है। ये है वो चैनल जहां पे आपको कंटेंट मिलता है किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक का पूरा फ्री, वो भी इंग्लिश में और हिंदी में भी। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, बुक ओपन करो, कॉपी ओपन करो, पेन उठाओ और स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो अब बोलोगे मैम पहले के क्वेश्चन वो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं शॉर्ट आंसर टाइप और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में, तो अगर कुछ मिस आउट हो गया हो तो जाओ वापस यूट्यूब पे और तुम्हें सर्च करोगे तो मिल जाएगा। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 से। हॉटस्पॉट, जैसे ही हॉटस्पॉट बोला, मैंने बोला था हॉटस्पॉट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, 110% फंसता है। या तो सेक्शन ए में पूछेंगे, नहीं तो सेक्शन बी, और अगर केस बेस्ड स्टडी आया तो केस बेस्ड स्टडी का कुछ ना कुछ सब पार्ट में तुमको हॉटस्पॉट तो मिल ही जाना है, इतना फिक्स है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हॉटस्पॉट्स आर रीजन ऑफ एक्सेप्शनली हाई बायोडाइवर्सिटी। बिल्कुल सही, एक्सेप्शनली हाई बायोडाइवर्सिटी तो है ही। अच्छा और बताओ और कौन सी चीज के लिए फेमस है वो, अगर याद होगा तो उसमें क्या होता है, उसी जगह पे मिलने वाली एंडेमिक स्पीशीज होती है, हाई नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीशीज। एंडेमिक मतलब उसी जगह पे मिलने वाली स्पीशीज, बट दे हैव बिकम रीजन ऑफ एक्सीडेंटल हैबिटेट लॉस टू। हाँ, हैबिटेट लॉस भी हो रहा है उस पर्टिकुलर जगह पे, क्यों? इंसान के वजह से। इंसान क्या है? बहुत मतलबी। तो बताओ कौन सी वो चार वजह है, कौन से वो चार इवल क्वाड्रेंट है जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि हमारा बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। तो याद करो, हमने पढ़ा था, पहला है तुम्हारा लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट करो, लॉस ऑफ हैबिटेट एंड फ्रेगमेंटेशन। दूसरा ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तीसरा एलियन स्पीशीज का इन्वेजन। और आखिरी क्या कॉज करता है इन सबका रिजल्ट क्या होता है? एक्सटेंशन। तो देखते हैं, नेम द 3 हॉटस्पॉट्स ऑफ अ कंट्री, व्हाई आर दे कॉल्ड हॉटस्पॉट्स। लो देखो, अब तुम खुद देखो, ये ना केस स्टडी बेस का टाइप है, इतनी बड़ी बकवास करेंगे, स्टार्टिंग के 2 लाइन उन्होंने पूरी बकवास की, ठीक है, बस तुमको क्या करने के लिए? कंफ्यूज करने के लिए, पर हम कंफ्यूज तो होंगे नहीं, ठीक है। अब क्या हुआ? ओके, बट दे हैव बिकम रीजन ऑफ एक्सीडेंटल हैबिटेट। ओके, तो बट दे हैव बिकम रीजन ऑफ एक्सीडेंटल हैबिटेट लॉस टू। अब देखो, ये इतना ज्यादा बोलने की क्या जरूरत है? बोलोगे मैम ये तो कंफ्यूज करेंगे। हाँ, तो वो तुम्हारा थोड़ा टाइम वेस्ट भी करवाना चाहते हैं। अब तुमने सब कुछ बोल लिया, अब बोलने के बाद जब क्वेश्चन पढ़ा तो पता चला वही पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? नेम द 3 हॉटस्पॉट। हमने ऑलरेडी 4 पढ़ रखे इंडिया के, कौन कौन से देखो जरा। पहले कौन सा है? वेस्ट ईस्टर्न हिमालय, फिर कौन सा है? इंडो बर्मा रीजन, फिर कौन सा है? सुंडालैंड, और कौन सा है पूरा का पूरा? वेस्टर्न घाट्स। बस इन 4 में से कोई भी 3 वो पूछ रहे हैं और पूछ रहे बताओ उनको हॉटस्पॉट्स क्यों बोलते हैं। अरे उन्हें आधा तो खुद ही बता दिया, क्या है उसमें? हाई बायोडाइवर्सिटी है और क्या मिलता है? हाई वेरिएबिलिटी एंड एंडेमिक स्पीशीज। तो चलो आंसर देखते हैं। द हॉटस्पॉट ऑफ अ कंट्री आर वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय। they are called biodiversity hotspot as they show। ये है तुम्हारे मेन लाइन, हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस एंड हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। तो हॉटस्पॉट जब भी क्वेश्चन आए तो प्लीज ये 2 पॉइंट्स तो लिख के ही आना, यही है तुम्हारे मेन स्कोरिंग मार्क। नहीं टाइम है, मत लिखो पूरा सेंटेंस, लिखो हॉटस्पॉट्स आर कॉल्ड बिकॉज फर्स्ट पॉइंट हाई डिग्री ऑफ रिचनेस, स्पीशीज रिचनेस, और दूसरा हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। बस इतना भी लिख दोगे, पूरा नहीं लिखोगे। हॉटस्पॉट्स आर सो कॉल्ड, कोई जरूरत नहीं, बस इतने 2 पॉइंट लिख लो, मार्क्स मिल जाएंगे। और क्या याद रखना है? 4 हॉटस्पॉट्स है, उसमें से कोई भी या तो चारों पूछ लेंगे या तो कोई 3 या 2, जो भी क्वेश्चन डिपेंड कर रहा है, ठीक है। मूव करें अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 53। व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट ट्रॉपिक दैट माइट अकाउंट फॉर देयर ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। वापस देखो, यही क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है ना। तुमने पढ़ा है कि ये जो तुम्हारा ग्लोब है, ग्लोब मतलब अर्थ, ठीक है, उसके सेंटर में क्या है? इक्वेटर 0 डिग्री सेल्सियस पे। फिर कौन सी लाइन आती है? 23.5 डिग्री नॉर्थ पे। मैम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आती है, बिल्कुल सही, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आती है। फिर नीचे कौन सी आती है? सिमिलरली सदर्न हेमिस्फीयर में मैम 23.5 डिग्री नॉर्थ में आती, साउथ में आती है तुम्हारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, बिल्कुल सही। और
ये पूरा रीजन को हम क्या बोलते हैं इन जनरल मैम? ट्रॉपिक्स बोलते हैं। उसके बाद ऊपर कौन सा रीजन आता है मैम? टेम्परेट रीजन आता है। सिमिलरली नीचे भी टेम्परेट रीजन आता है। और जो पोल का रीजन है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उसको हम फ्रिजिड जोन बोलते हैं, पर ये सब हमने सोशल में पढ़ा है। और यहाँ क्या क्वेश्चन है कि बताओ कि इक्वेटर के पास मतलब ट्रॉपिकल एरिया में ज्यादा डाइवर्सिटी क्यों है एज कंपेयर टू टेम्परेट जोन? हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पहला रीजन, ये कैसा रीजन है? राउंड ईयर क्या मिलने वाला है यहाँ पर? ये सनलाइट मिलेगी। सनलाइट मिलेगी तो क्या कुछ चेंज हो रहा है क्या? बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा। क्लाइमेट कंडीशन सबके सब क्या है? एज इट इज है, कुछ भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा। तो ये एरिया क्या है? अनडिस्टर्ब्ड। ठीक है। सिमिलरली अगर ऊपर वाला रीजन देखो, टेम्परेट वाला, तो वो क्या फेस कर रहा है? बहुत ज्यादा ग्लेशिएशन फेस कर रहा है। उसका रिजल्ट क्या हो रहा है? वहां का हैबिटेट क्या हो रहा है? डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है। अगर कोई हैबिटेट डिस्टर्ब हो रहा है तो बट ऑब्वियस पॉपुलेशन भी इफेक्ट करेगी, खत्म हो जाएगा। हो सकता है बहुत सारी स्पीशीज ही खत्म हो जाए। सिमिलरली इस एरिया में सिंस हर चीज अनडिस्टर्ब्ड है फ्रॉम मिलियन ऑफ ईयर, तो क्या मिल रहा है? उनको टाइम मिल रहा है खुद में चेंजेस लाने का। वापस खुद नहीं आ रहे वो चेंजेस, इवोल्यूशन के थ्रू आ रहे चेंजेस, है ना। मॉडिफिकेशन, जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है, ऐसे म्यूटेशन जो बेनिफिशियल है। तो रिजल्ट क्या हो रहा है? धीरे धीरे एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज बनते जा रही है। दूसरा पॉइंट, इसी एरिया में राउंड द ईयर धूप मिल रही है। धूप मिल रही है तो क्या होगा? धूप से वैसी ऐसी रहेगी क्या? नहीं, कोई तो रहेगा जो उस धूप को कैच करेगा। तो कौन करेगा? कौन सा पिगमेंट करेगा? क्लोरोफिल। कहाँ होता है वो? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है मैम? प्लांट सेल में। तो इस जगह पे प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा है, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्पीशीज के नंबर और स्पीशीज की डाइवर्सिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। याद आई बात? चलो अब देखते हैं। स्पीशिएशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। देखो ये कितनी बढ़िया लाइन है, अपना आंसर यहीं से ओपन करना है ना। स्पीशिएशन क्या है? एक टाइम का फंक्शन है। जितना टाइम दोगे उतना ज्यादा एडाप्टेशन होगा, उतना धीरे धीरे बॉडी में मतलब उस ऑर्गेनिज्म में मॉडिफिकेशन होगा, म्यूटेशन होगा, और जो म्यूटेशन बेनिफिशियल रहेगा वो आगे कैरी ऑन होगा। तो स्पीशिएशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. Unlike temperate region, which is subject to frequent glaciation in the past, tropical latitude has remained relatively undisturbed for million of years, and thus they have a very long evolutionary time for species diversification. तो तुम्हें word evolutionary भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि हर species दूसरे से क्या होती है? evolve होती है। थोड़ा सा modification आया, लो बन गई दूसरी species। आई बात समझ में? अब देखो, ट्रॉपिकल एनवायरमेंट आर लेस सीजनल। बताया राउंड ईयर धूप मिलने वाली है, राउंड ईयर ह्यूमिड होने वाला है उस जगह, राउंड ईयर बारिश होने वाली है वहां पे। तो क्या है? लेस सीजनल है, एक ही जैसा माहौल हमेशा चलने वाला है। मोर कांस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल टू। अब इसका रिजल्ट क्या रहेगा? राउंड ईयर अगर धूप मिलने वाली है तो क्या होगा? मोर सोलर एनर्जी इज अवेलेबल इन द ट्रॉपिकल रीजन, इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू हाई प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मतलब हमारा ट्रॉपिक लेवल का सबसे नीचे वाला पोर्शन, प्रोड्यूसर्स मतलब प्लांट्स। अगर प्लांट सबसे ज्यादा होंगे तो उनको खाने वाले भी होंगे ना ज्यादा, तो उसमें भी क्या रहेगा? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या ये कॉज कर रहा है? डाइवर्सिटी, विच इज लीडिंग टू ग्रेटर डाइवर्सिटी। इजी है ना? तो ये देखो, ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है तो मैं वैल्यू समझ रही हूँ कि ये आ सकता है, और जनरली ये तुम पढ़ के नहीं जाओगे, ये फंस जाएगा 2 या 3 मार्क में। ठीक है, मूव करें अगले क्वेश्चन पे। 54. Explain by giving example how co-extinction is one of the cause of loss of biodiversity. लो, अब without description list the 3 causes also. अब describe नहीं करना है। देखो यहाँ क्या है, अब तुम यहाँ गड़बड़ करके आओगे। वो पूछ रहे बताओ co-extinction क्या है? मतलब एक साथ, तुम्हें पता है co मतलब साथ में, है ना। extinction मतलब इकट्ठे जो स्पीशीज म्यूचुअलिज्म से डिपेंड थी, जो पूरी तरह एक दूसरे पे डिपेंडेंट थी, अगर एक स्पीशीज को हटा दोगे दूसरी भी गायब हो जाएगी। ये तो मतलब को एक्सटेंशन का। अब वो बताओ 3 एग्जांपल्स बताओ, पर उनको एक्सप्लेन मत करो, मतलब टाइम मत वेस्ट करो बेसिकली। अब यहाँ लिखा है जब विदाउट डिस्क्रिप्शन, सो हमें सिर्फ 3 पॉइंटर्स लिख के आने। तो देखो, को एक्सटेंशन इज वन ऑफ द कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एज व्हेन अ स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट द प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज एसोसिएटेड विद इट इज एन ऑब्लिगेटरी मैनर ऑल्सो बिकम एक्सटिंक्ट। तो यहाँ वर्ड इंपॉर्टेंट क्या है? ऑब्लिगेटरी मैनर। कि क्या वापस में अंडरलाइन कर रही हूं, तो को एक्सटेंशन क्या है? ऐसा जहां पे एक स्पीशीज क्या हो रही है? एक्सटेंट हो रही है, और
जो दूसरी प्लांट या एनिमल स्पीशीज जो उसके ऊपर ऑब्लिगेटरी मैनर में डिपेंडेंट है वो भी गायब हो गई। एग्जाम्पल देखो, इन प्लांट पॉलिनेशन म्यूचुअलिज्म, तो आप पूरा एक्सप्लेन नहीं करना है, सिर्फ लिख के आओगे। प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म, एक्सटेंशन ऑफ वन रिजल्ट इन द एक्सटेंशन ऑफ अदर। चाहो तो यहाँ पे और डैश करके सिर्फ लिखोगे फिग, ऐसे लिख के आओगे फिग एंड वास्प, बस, क्योंकि उन्होंने स्ट्रेट अवे बोला हुआ है विदाउट डिस्क्रिप्शन, तो टाइम मत वेस्ट करो, उसके वैसे भी मार्क्स नहीं मिलने वाले, ठीक है। इफ अ होस्ट फिश बिकम एक्सटिंक्ट द यूनिक पैरासाइट डिपेंडिंग ऑन इट वुड आल्सो बिकम एक्सटिंक्ट। तो देखो एक टाइप का पैरासिटिज्म में भी अब जो होस्ट रहता है उसको तो पैरासाइट चाहिए ही नहीं होता है, पर वो पैरासाइट कंप्लीटली डिपेंड है उस होस्ट पे, तो अगर वो होस्ट गायब हो गया तो पैरासाइट भी गायब हो जाएगा। यही तो लॉजिक हमने मलेरिया को हटाने के लिए यूज किया था। मलेरिया जो एक बीमारी है वो फैलती किसकी वजह से है? एक वेक्टर के कारण। वेक्टर कौन है? मॉस्किटो, जो हम पढ़ चुके 8th चैप्टर में। अब होता किस वजह से? कॉजेटिव पैथोजन कौन है? प्लाज्मोडियम। तो हमको ये, और हम भी कहीं ना कहीं तो पैरासाइट मतलब होस्ट ही है, पर एक और होस्ट है जिसका नाम क्या है? मच्छर। तो अगर हमने मच्छर, मोर स्पेसिफिकली मच्छरी को हटा दिया तो ना प्लाज्मोडियम आएगा। तो हमने क्या किया, अगर पैरासाइट, तुम होस्ट को ही हटा दोगे तो ऑटोमेटिकली क्या हट जाएगा? उसके ऊपर डिपेंड वाला पैरासाइट। तो अगर हमने सोचो हमने मच्छर को इरेडिकेट कर दिया, हटा ही दिया, तो ऑटोमेटिकली प्लाज्मोडियम भी हट जाएगा। आई बात समझ में? तो देखो तुम्हारा दिमाग का क्या चलेगा, मैक्सिमम इस यहाँ तक, पर और एग्जाम्पल भी हैं, ठीक है। मूव करें अगले। एक और बोला उन्होंने, 3 बोला ना, तो एक और देखते हैं। The other causes of loss of biodiversity, उसी का नेक्स्ट पार्ट कि एक और बताओ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है। एक तो वही, या तो हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, या फिर इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीशीज। तुमने 4 पढ़े हुए, अब उन्होंने 3 पूछा तो तुमने 3 लिख दिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। What do you mean by biodiversity? अब देखो कितनी बार एक ही क्वेश्चन तुमने शॉर्ट में भी देखा, लॉन्ग में भी देखा और वेरी शॉर्ट में भी देखा था, डिफाइन बायोडाइवर्सिटी। तो जब तुम्हें समझ में आ रहा है एक ही चीज 10 बार पूछी जा रही है, वहां पे वेरी शॉर्ट में क्या बोला था? बताओ टर्म किसने दिया था, बस खत्म कर दिया था। अब वो क्या करेंगे, 2 मार्क में इस क्वेश्चन को रखेंगे, उसी में सब पार्ट जोड़ देंगे। पहले बोलेंगे डिफाइन बायोडाइवर्सिटी, जिसका रहेगा 1 मार्क। टर्म बताओ बायोडाइवर्सिटी का क्या है, तो उसका बचेगा आधा मार्क, ठीक है। या फिर आधा मार्क रहेगा तुम्हारे डिफाइन बायोडाइवर्सिटी के लिए और आधा मार्क रहेगा किसने दिया था, किसने कॉइन किया था टर्म, ठीक है। और बचा हुआ 1 मार्क वो डिवाइड कर देंगे 0.25 में। 0.25 मतलब लिटरली ऐसे ही करते हैं 1/4 में कि कितने टाइप की बायोडाइवर्सिटी होती है, तुमने कौन कौन से लेवल पढ़े हुए हैं। आई बात समझ में? ऐसा पूरा कॉम्बिनेशन करके वो फिट करके तुम्हारा वो है जो क्वेश्चन यहाँ पे तुम पढ़ रहे हो वो उठा के वो उसको कन्वर्ट कर देंगे 2 मार्कर में भी। तो इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से। तो इसके जनरली बायोडाइवर्सिटी टर्म जो पिछले 2 साल से ट्रेंड चल रहा है, सेक्शन ए में ही पूछ रहे हैं। वो क्या क्या पूछते हैं, बताओ बायोडाइवर्सिटी किसने कॉइन किया था और डिफरेंट लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो चलो देखते हैं। बायोडाइवर्सिटी कैन बी डिफाइंड एज अ टोटलिटी ऑफ जीन्स ऑफ स्पीशीज एंड इकोसिस्टम ऑफ अ गिवन पर्टिकुलर रीजन। अब तुम चाहो तो इसको अलग अलग तरीके से, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बायोडाइवर्सिटी को तुम अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हो। डाइवर्सिटी या वेराइटी या वेरिएबिलिटी फाउंड इन एनी ऑर्गेनिज्म, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि बायो वर्ड जुड़ा है, बायो मतलब लिविंग। कौन से लेवल पे? अब तुम इसी को मॉडिफाई कर दो, कौन से लेवल पे? जेनेटिक लेवल पे, स्पीशीज लेवल पे और इकोलॉजिकल लेवल पे। आई बात समझ में? अब यही उसका सेकंड पार्ट है कि बताओ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हम पढ़ चुके, हमने खुद बोला ही, जेनेटिक, स्पीशीज और इकोलॉजिकल। तो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी इट रेफर टू द डाइवर्सिटी ऑफ जीन विद इन अ स्पीशीज, मतलब एक ही स्पीशीज के अंदर क्या है, अलग अलग जीन प्रेजेंट है, ठीक है। द ग्रेटर द जेनेटिक डाइवर्सिटी अमंग ऑर्गेनिज्म ऑफ अ स्पीशीज, जितना ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी ज्यादा रहेगा उतना ही क्या रिजल्ट रहेगा, उतना ही ग्रेटर विल बी सस्टेनेबिलिटी इट हैज। सस्टेनेबिलिटी मतलब सर्वाइव करने की टेंडेंसी अगेंस्ट एनवायरमेंटल परमिटेशंस, whereas genetically uniform population are highly prone to disease और harsh environment। जब ये मैं चैप्टर पढ़ा रही थी तो तुमको याद है मैंने बोला था, कोरोना का ही एग्जाम्पल लिया था कि सारे ह्यूमंस कितने परसेंटेज सेम है, 99.9% हम एग्जैक्टली सेम है। उस 0.1 में सारा खेल है ना। तुम अलग दिखते हो, मैं अलग दिखती हूँ, तुम्हारे स्कूल की मैम अलग दिखती है, तुम्हारी बहन अलग दिखती है, तुम्हारे फ्रेंड्स अलग दिखते हैं, सिर्फ किसमें, उस 0.1 में, ठीक है। अब वो वही जो 0.1 है वो तो सिर्फ फिजिकली तुमको नहीं दिख रहा, अंदर से भी तुमको अलग अलग बना रहा है। अब जब कोरोना आया था, अगर सोचो हम एग्जैक्टली सेम होते, मतलब अगर मेरे को सर्दी से मैं बहुत ज्यादा बीमार पड़ती, तुम भी उसी सर्दी से
बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, मतलब एग्जैक्टली सेम, पर हम है क्या वैसे नहीं है, हम में क्या है, वेरिएशन है। इसलिए जब कोरोना आया था तो क्या बोला गया था कि इंडिया की पॉपुलेशन में 1.8 मिलियन क्या है, ऑलरेडी रेजिस्टेंट है, उसी वेराइटी के कारण, उसी वेरिएशन के कारण। और वेरिएशन किसकी वजह से आया था, म्यूटेशन की वजह से। म्यूटेशन कहाँ हुआ था, फिनोटाइप में कि जीनोटाइप में, जीनोटाइप में, ठीक है। याद करो, सारे टर्म्स में पढ़ा चुकी हूँ कि जेनेटिकली कोई भी चेंज आ रहा है या जेनेटिक मेकअप उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, जीनोटाइप बोलते हैं। जीनोटाइप फाइनली तुमको फिजिकल अपीयरेंस से दिखता है फिनोटाइप से। तो बेसिकली जब कोरोना आया था तो इस जेनेटिक मॉडिफिकेशन के कारण, जो वो 0.1 में बिलोंग करता है, 1.8 मिलियन क्या थे, रेजिस्टेंट थे कोरोना के, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, इन बिल्ड बाय बर्थ उनके अगेंस्ट रेजिस्टिविटी थी, उनकी मैकेनिज्म ऐसी थी बॉडी की। अब सपोज करो कोरोना इतना डेंजरस होता कि आधे घंटे के ही कांटेक्ट में आओ और कोई इंसान खत्म हो जाता, तो ऐसे तो पूरी की पूरी पॉपुलेशन खत्म हो जाती, सिर्फ वो 1.8 जिंदा रह जाती। क्यों, क्योंकि हम में क्या था, जेनेटिक वेरिएशन। पर वापस हर जन अलग अलग रीजन ऑफ कैटेगरी में आता है, तो हर जन अलग अलग तरीके से सर्वाइव किया। ठीक है, आई बात समझ में। इसलिए जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है। क्यों, तुम में वेरिएशन आता है, तुम में बहुत सारे इनबिल्ट रेजिस्टिविटी आ जाती है, और जब कोई बड़ी बीमारी या कोई ऐसी एंडेमिक या पैंडेमिक सिचुएशन आती है, तब तुमको पता चलता है अरे इस चेंजेस के कारण मेरी बॉडी तो ऑलरेडी उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट है, और फिर मेरे चांसेस ऑफ सर्वाइवल ज़्यादा बन जाएंगे। उस केस में क्या होगा, सब है तो पूरी की पूरी पॉपुलेशन एक ही स्पीशीज़ की, पर तुम थोड़े अलग हो, तो अनफॉर्चुनेटली अल्टीमेटली स्पीशीज का जिंदा रहने का चांस थोड़ा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं, Whereas genetically uniform population are highly prone, अगर सबके सब एक जैसे सेम रहे तो क्या रहेंगे, हाईली प्रोन रहेंगे कोई भी बीमारी के लिए, क्योंकि अगर एक को बीमारी हो रही है तो पूरी की पूरी पॉपुलेशन को बीमारी होगी, और हो सकता है अगर एक मर रहा है मतलब पूरी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी, पर ऐसा होता नहीं है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या रहता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी अमंग ऑर्गेनिज्म ऑफ अ स्पीशीज ग्रेटर विल बी सस्टेनेबिलिटी, इट हैज अगेंस्ट एनवायरमेंटल परमिटेशन, मतलब क्या करता है, इंक्रीज करता है तुम्हारी सस्टेनिंग पावर, जिंदा रहने की कैपेबिलिटी। आई बात समझ में। चलो बाकी की बची हुई दो टाइप की बायोडाइवर्सिटी देखते हैं। तो पहली हम पढ़ चुके हैं जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, दूसरी कौन सी है, स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी। इट रेफर टू द वेराइटी ऑफ स्पीशीज विद इन अ रीजन, एक रीजन में तुमको अलग अलग स्पीशीज मिल रही है। जैसे अभी तुम बैठे हो अपने रूम में, अभी गर्मी का टाइम है, तो देखना कहीं से एक जरा सा अगर तुम एक मीठा कहीं गिर गया, मीठा क्या कुछ भी खाने का पार्टिकल गिर गया, तो एक क्या बोलते, एक चींटी आएगी, एक चींटी के बाद दूसरी आएगी, उसका पूरा खानदान आ जाएगा। हो सकता है अभी काली वाली चींटियां आ रही हो खाने, फिर पीछे से लाल वाली आ जाएगी, फिर बड़े चींटे आ जाएंगे। तो तुम्हारे ही रूम में एक ही तुम्हारे क्या मिल रहा है, अलग अलग वेराइटी मिल रही है स्पीशीज की, है ना। काली वाली चींटी अलग स्पीशीज में जाती है, फिर तो रेड वाली थोड़ी अलग जाएगी, जो बड़े वाले चींटे होते हैं वो अलग जाएंगे। चींटे में भी इतने सारे वेराइटी है, ठीक है। विद इन अ रीजन तुम्हारे रूम में ही देखो कितनी सारी स्पीशीज है। जैसे तुम अपने टेबल पे बैठे होगे, थोड़ा सा यहाँ में देखो कोने में एक छिपकली होगी, तो छिपकली यहाँ जो मिल रही है और तुम्हारे गार्डन में मिल रही है वो अलग है, तो देखो डाइवर्सिटी आ गई। उसके बाद मकड़ी होगी, मतलब अपन एज्यूम कर रहे हैं, मकड़ी होगी तो एक मकड़ी अलग होगी, ऐसे एक छोटी सी मकड़ी होगी जो दिख भी नहीं रही, जब काटती है तब समझ में आती, तो वो एक डाइवर्सिटी हो गई मकड़ी की। एक बड़ी वाली मकड़ी होगी, लंबे लंबे लेग्स, जिसको डैडी लॉन्ग लेग स्पाइडर बोलते हैं, ठीक है, तो वो एक अलग वेराइटी है। उसके बाद एक मकड़ी होगी जो छोटी सी होगी, जिसको ऐसे भगाने में ज्यादा मजा आता है, मेरे को भी याद आता है ना, तो वो एक अलग वेराइटी होगी। फिर उसके बाद तुम पढ़ रहे होगे, बीच में कोई मक्खी आ गई, है ना, वो अलग वेराइटी। छिलटे आ गए, छिलटे मतलब फ्रूट फ्लाइज आ गए, वो अलग वेराइटी। तो एक पर्टिकुलर रीजन में मिलने वाली वेराइटी ऑफ स्पीशीज को क्या बोलोगे तुम, स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी। इट हैज टू इंपॉर्टेंट मेजर्स, देखते हैं क्या मेजर है। स्पीशीज रिचनेस, बट ऑब्वियस कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितना तुमको वैरायटी मिल रहा है, तो उसको क्या बोलोगे, स्पीशीज रिचनेस, मीन नंबर ऑफ स्पीशीज पर यूनिट एरिया। दूसरा कि कैसा वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा तो नहीं जैसे अब स्पीशीज इवननेस का मतलब क्या है, जैसे तुम्हारे रूम में किसी एक कोने में बहुत ज्यादा मकड़ी का जाला है, तो वहां मकड़ी का जाला है तो कीड़े भी फंस रहे हैं, तो वो एरिया क्या हो गया, ज्यादा स्पीशीज रिच एरिया हो गया तुम्हारे रूम का, क्योंकि तुमने साफ सफाई की नहीं थी। और जहां तुम रेगुलर बैठते हो वहां थोड़ा साफ सफाई था, तो वहां पे एकदम क्लीन था, तो वहां स्पीशीज रिचनेस कम है, क्योंकि सिर्फ तुम मिल रहे हो
हो वहाँ पे, तुम होमोसेपियंस हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं बोल रहे कि रूम की सफाई मत करो स्पीशीज रिचनेस लाने के लिए, नहीं, मैं सिर्फ एग्जाम्पल बता रही हूँ कि स्पीशीज रिचनेस तो होनी चाहिए पर कैसे, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि फॉरेस्ट के एक पर्टिकुलर जगह पे बहुत ज़्यादा तुम्हें स्पीशीज रिच जोन मिल रहा है और एक जगह एक हाथ दुखा स्पीशीज ही मिल रही हैं, ठीक है। तो देखो स्पीशीज इवननेस मीन्स अबंडेंस विथ विच ईच स्पीशीज इज रिप्रेजेंटेड इन एन एरिया, मतलब अबंडेंस तो है पर उस पूरे एरिया की जितनी भी स्पीशीज है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर जोन में बहुत ज़्यादा मिल रहा है और पर्टिकुलर जोन में कम मिल रहा है। बेसिकली स्पीशीज इवननेस होता नहीं है, तभी वर्ड आता है हॉटस्पॉट, है ना। हॉटस्पॉट क्या होता है, एक ऐसी जगह जहाँ पे स्पीशीज डाइवर्सिटी अबंडेंस भी बहुत ज़्यादा है और एंडेमिक स्पीशीज भी मिल रही है, तभी हमने वो वर्ड इंट्रोड्यूस किया हॉटस्पॉट, इसका जस्ट उल्टा, ठीक है। चलो देखते हैं थर्ड बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। इट रेफर टू द वेराइटी ऑफ हैबिटेट, कम्युनिटी टाइप एंड एबायोटिक एनवायरनमेंट प्रेजेंट इन एन एरिया। तो अब अभी तक हमने क्या पढ़ा, जेनेटिक लेवल पे, मतलब जो सेल है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए, उसमें जो चेंजेस है उसको हमने पढ़ा जेनेटिक वेराइटी के अंदर या जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी के अंदर। वापस जो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी होता है वो एक स्पीशीज के अंदर मिलेगा। एग्जाम्पल, जैसे हमारे यहाँ 10,000 से ज़्यादा वेराइटी है बासमती राइस की, तो है तो एक ही स्पीशीज, उसके अंदर तुमको वेराइटी मिल रही है। सिमिलरली आम की वैरायटी, बहुत भूख लग गई ना, मेरे को भी लग गई, तो आम की वैरायटी इंडिया में अराउंड 1000 के ऊपर मिलती है आम वही एक ही स्पीशीज है, उसके अंदर तुमको बहुत सारी वेराइटी मिल रही, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। अब मैंने बोला स्पीशीज डाइवर्सिटी, एक एरिया में वही तुम्हारा रूम है ना, तो उसमें मक्खी भी मिल रही, मच्छर भी मिल रहे, तुम भी मिल रहे, कुत्ता भी मिल रहा है, हो सकता है कोने में एक्वेरियम रखा हो वो भी मिल रहा है, मकड़ियां भी होंगी बहुत सारे अलग अलग टाइप की, तो ये क्या मिल रहा है, एक ही जगह पे तुम्हें अलग अलग वेरिएशन मिल रहा है, किसमें, स्पीशीज में, वेराइटी किसमें मिल रही है, स्पीशीज में, तो उसको क्या बोलोगे, स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी। अब यही चीज मतलब सिर्फ लिविंग नहीं, लिविंग और नॉन लिविंग का रिलेशन, तो क्या बन गया वो, कम्युनिटी। तब ऐसे एक कम्युनिटी, दूसरी कम्युनिटी, तीसरी कम्युनिटी, सब क्या करे, आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलोगे तुम, इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन पे मूव करें, क्वेश्चन नंबर 56। अच्छा, एक और पार्ट बच गया है इसका कि इकोसिस्टम, देखो अब जनरली तुम्हारी बुक में ये दिया नहीं है इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी और फर्दर कैसे डिवाइडेड है, पर तुम चाहो तो लिख सकते हो, नहीं चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। ये वाला सिर्फ एक लाइन में तुम्हारी एनसीईआरटी में मेंशन है कि इकोलॉजिकल सिस्टम में अल्फा बीटा गामा बायोडाइवर्सिटी होती है, बस इतना ही मेंशन है। अब इसलिए आई वुड सजेस्ट कि स्क्रीनशॉट ले लो, क्यों, क्योंकि तुम्हारी बुक में सिर्फ इतना ही मेंशन है ना। अब एक लाइन में उन्होंने पूरी चीज खत्म कर दी। अब देखते हैं कि अगर इकोलॉजिकल सिस्टम में मैं और फर्दर डिवाइड करूं तो उसमें अल्फा बीटा और गामा डाइवर्सिटी होती है, उसका मतलब क्या हुआ। तो अल्फा डाइवर्सिटी रेफर टू द नंबर ऑफ स्पीशीज इन अ गिवन कम्युनिटी, बीटा डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी विच अपीयर इन द रेंज ऑफ कम्युनिटी ड्यू टू द रिप्लेसमेंट ऑफ स्पीशीज with change in community is called beta diversity, and gamma diversity refer to the diversity of habitat over a total geographical area। बेसिकली तुम देखोगे तो जूम आउट होते जा रहा है, जूम आउट मतलब मैम आप बोल रहे हो कि ये तो सबसे पहले इकोलॉजिकल में है, ठीक है, इकोलॉजिकल बना किससे, जो बेसिक इकोलॉजिकल किससे बना, कम्युनिटी से, कम्युनिटी किससे बना, स्पीशीज से। तो देखो जरा, अल्फा डाइवर्सिटी मतलब वो मेजर डाइवर्सिटी, वो मेजर नंबर ऑफ स्पीशीज जो पर्टिकुलर एरिया में मिल रही है। जैसे तुमने सुना होगा कि इस एरिया की या इस पर्टिकुलर फॉरेस्ट की ये अल्फा डाइवर्सिटी है, मतलब वो तुमको मेजॉरिटी रीजन मतलब नंबर में मिलेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल, जैसे एमपी के अगर तुम कान्हा नेशनल पार्क में जाओगे, अगर मैंने पूछा अच्छा बताओ कान्हा नेशनल पार्क किस चीज़ के लिए फेमस है, तो तुम आंसर बोलोगे ना कि इस चीज़ के लिए फेमस है, वो तुम्हारा क्या रहेगा, अल्फा डाइवर्सिटी रहेगा। जैसे तुम्हारे टाइगर्स हो गए, उसके बाद ब्लैक बक हो गए, उसके बाद चीतल हो गए या बारासिंगा हो गए, ठीक है। तो ये क्या है, उस पर्टिकुलर नेशनल पार्क की क्या है, वो अल्फा डाइवर्सिटी है। आई बात समझ में, क्या है, इट रेफर टू द नंबर ऑफ स्पीशीज इन अ गिवन कम्युनिटी। अब वो कम्युनिटी कान्हा नेशनल पार्क की कम्युनिटी हो गई, उसमें मैं क्या बोल रही हूँ, इसमें किस चीज के लिए फेमस है, तो तुमने बोला शेर के लिए फेमस है, ब्लैक बक के लिए फेमस है, उसके बाद बारासिंगा के लिए फेमस है, तो ये हो गई, बाइसन के लिए फेमस है, तो ये सब क्या हो गई, उस कान्हा नेशनल पार्क की अल्फा डाइवर्सिटी। बाकी भी छोटी मोटी चुटर पुटर मिलेंगी, पर मेजर क्या है, ये जो मेजर
जैसे अगर मैंने बोला अच्छा बताओ कॉर्बेट नेशनल पार्क किस चीज के लिए फेमस है, तुमने बोला टाइगर, तो टाइगर कॉर्बेट नेशनल पार्क जो एक कम्युनिटी है उसमें जो चीज मिल रही है उसकी वो क्या हुई, अल्फा डाइवर्सिटी। सिमिलरली मैंने पूछा अच्छा बताओ गिर नेशनल पार्क की कौन सी अल्फा डाइवर्सिटी है, तो हमारे दिमाग में क्या आता है, लायन, तो वो क्या हुई, गिर नेशनल पार्क जो एक पर्टिकुलर एरिया है, एरिया मतलब कम्युनिटी है, उसका कौन अल्फा डाइवर्सिटी में आया, लायन आया। आई बात समझ में। तो अब आया तुम्हारे ब्रैकेट में जो अल्फा लिखा है उसका मतलब क्या है, अब बीटा, उसी को अब थोड़ा जूम आउट करो। तो बायोडाइवर्सिटी विच अपियर इन द रेंज ऑफ कम्युनिटी ड्यू टू रिप्लेसमेंट ऑफ स्पीशीज विथ चेंज इन द कम्युनिटी इज कॉल्ड बीटा डाइवर्सिटी। मतलब ऐसे स्पीशीज जो कहां मिल रहे हैं तुमको, कम्युनिटी में मिल रहे हैं, क्योंकि कोई दूसरे को रिप्लेस कर चुकी है, ड्यू टू रिप्लेसमेंट ऑफ स्पीशीज विथ चेंज इन कम्युनिटी। जैसे जैसे सपोज करो कि वही कान्हा, अब जैसे वही दो नेशनल पार्क के आसपास एकदम पास में है, ठीक है, एक पर्टिकुलर रीजन के, एक मैं बोल रही हूँ कि ये बारासिंगा के लिए फेमस है, एक मैं बोल रही हूँ सपोज नीलगाय के लिए फेमस है। तो दो जैसे ही मैंने कम्युनिटीज को चेंज किया, मतलब मैं थोड़ा जूम आउट ही जा रही हूँ ना, अभी तक मैं एक ही कम्युनिटी को देख रही थी, अब मैंने क्या देखा, दो कम्युनिटीज देख रही हूँ, और जैसे ही मैं थोड़ा जूम आउट गई तो मैं बोलूंगी कि एक कम्युनिटी, अब यहाँ पे कौन था, सपोज करो बारासिंगा था, एक नेशनल पार्क है, एक नेशनल एनपी लिख रही हूँ, ठीक है, एक नेशनल पार्क है, ये नेशनल पार्क 2 है। तो यहाँ पे सपोज करो बारासिंगा मेरे को मिल रहा था, ठीक है, और यहाँ पे मेरे को नीलगाय मिल रही थी। तो जैसे ही मैंने देखा कि मैं एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी मूव की, क्यों, क्योंकि मैं चेंज कर रही हूँ कम्युनिटी, विद चेंज इन कम्युनिटी, तो मेरे ऑटोमेटिकली जो स्पीशीज है वो भी क्या हो गई, रिप्लेस हो गई। यहाँ मेरे को अगर बारासिंगा मिल रहा था, जो जैसे ही मैं दूसरी कम्युनिटी पे जंप की तो वहाँ पे मेरे को नीलगाय मिलने लगी। तो क्या हुआ, बायोडाइवर्सिटी, मतलब विच अपियर इन द रेंज ऑफ कम्युनिटी, एक रेंज में मिल रही है कम्युनिटी की, ड्यू टू रिप्लेसमेंट ऑफ स्पीशीज। यहाँ पे कुछ और मिल रहा था, बारासिंगा मिल रहा था, मैंने कम्युनिटी चेंज की, मेरे को क्या मिलने लगी, नीलगाय मिलने लगी। विद चेंज इन द कम्युनिटी इज कॉल्ड बीटा डाइवर्सिटी। आई कहानी समझ में। मतलब क्या है मैम, मतलब ये है कि अगर मैं स्पेसिफिकली एक रीजन के बारे में बात कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ इस नेशनल पार्क या इस जंगल में ये तुमको देखने को मिलता है, तो वो जो ये बोलूंगी ना, मतलब डैश कॉमा डैश जो भी होगा, 2-3 जानवर हमें मेजर मिलते हैं, तो वो मेजर जानवर को हम क्या बोलेंगे, अल्फा डाइवर्सिटी। अब मैंने बोला कि इस नेशनल पार्क में नहीं, ये जो मध्य प्रदेश की बाउंड्री है उसके अंदर जो नेशनल पार्क्स हैं, अब देखो मैं थोड़ा दूर गई, नेशनल पार्क्स है उसमें तुमको नीलगाय, अगर तुम इस वाले नेशनल पार्क में जाओगे तो ये बारासिंगा, अगर इस नेशनल पार्क में जाओगे तो ऐसे ऐसे मिलेंगे। तो ये क्या बोल रही हूँ मैं, बीटा डाइवर्सिटी बोल रही हूँ। अब मैं और दूर जाती हूँ और जूम आउट होती हूँ, तो गामा डाइवर्सिटी क्या है, इट रेफर टू द डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट ओवर द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। मतलब अगर मैंने बोल दिया चलो बताओ इंडिया किस चीज के लिए फेमस है, मतलब ऐसी कौन कौन सी चीज है जो इंडिया में मिलती है, तो तुम बोलोगे मैम टाइगर भी है, पीकॉक्स भी है, नीलगाय है, बाइसन है, बारासिंगा है, ब्लैक बक है। तो ये जितने भी नाम मैं गिनवा रही हूँ, ये क्या एक बड़े ज्योग्राफिकल एरिया को देख के बोल रही हूँ कि नहीं, तो वो कौन से कैटेगरी में आएगा, गामा डाइवर्सिटी के अंदर। आई बात समझ में। मूव करें अब अगले क्वेश्चन पे। तो तुम्हारी बुक में सिर्फ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ब्रैकेट में अल्फा, बीटा और गामा, वो भी कुछ कुछ ओल्ड पब्लिकेशन में दिया हुआ है, न्यू में तो गायब ही कर दिया उन्होंने कुछ कुछ बुक्स में, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली ये है मिस प्रिंटिंग एरर, तो कुछ नहीं कर सकते। पर पहले अब थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे पब्लिकेशन चेंज होते हैं ना, तो कुछ इन्फॉर्मेशन हटा दी जाती है, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड की जाती है, पर अपन को सेफर साइड में रहना है, तो उन्होंने दिया हुआ है अल्फा बीटा डाइवर्सिटी, गामा के बारे में मेंशन नहीं किया है, बस इतना 2 वर्ड्स बोल के खत्म कर दिया है। आई बात समझ में। मूव करें अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन, तो चलो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक्सप्लेन रिवर पॉपर हाइपोथेसिस। तो याद करो रिवर पॉपर हाइपोथेसिस हमने पढ़ा था जब हम 1 शॉट पढ़ रहे थे, और जब एक्सप्लेन भी किया था। क्या था मैम, एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने क्या बोला था कि तुम्हें भले डायरेक्टली दिख नहीं रहा है कि पर्टिकुलर स्पीशीज का काम क्या है, पर उसका बहुत इनडायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे याद करो मैंने बताया था कि सपोज करो एक प्लेन है, ठीक है, और अब मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है प्लेन के मामले में, ठीक है, तो सपोज करो ये एक प्लेन है ना, और प्लेन में अब हर एक जो स्क्रू लगा हुआ है वो किसकी तरह है, एक किसकी तरह, एक स्पीशीज की तरह, जो तुमको दिख नहीं रहा है अभी कि भैया इस स्पीशीज का क्या कंट्रीब्यूशन है तुम्हारे इकोसिस्टम में, पर वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या है, पूरा लिंक्ड है।
ठीक। अब जो एक स्क्रू है, तो रिवेट मतलब क्या, स्क्रू है ना। पॉपर मतलब तुमने निकाल दिया, तुमने नहीं, अब सपोज करो उन्होंने बोला कि एक पैसेंजर जा रहा है, ठीक है, उसको एक स्क्रू अच्छा लगा, बोला बड़ा मस्त चमक रहा है, चलो लेके जाता हूँ, है ना, घर लेके जाता हूँ, तो उसने एक स्क्रू निकाल दिया, मतलब एक स्पीशीज को हटा दिया इकोसिस्टम में से। अब दूसरा पैसेंजर आया, उसने बोला मेरे को भी ये स्क्रू बड़ा अच्छा लग रहा है, चलो ये भी निकाल के ले जाता हूँ, तो वो भी निकाल के ले गए। ऐसे धीरे धीरे करके जब सारे लोगों ने एक एक रिवेट मतलब एक एक स्क्रू को निकाल लिया, तो हुआ क्या कि वो स्क्रू किसको कनेक्ट कर रहा था, उस प्लेन की विंग को कनेक्ट कर रहा था। अनफॉर्चुनेटली वो विंग क्या हुआ, नीचे गिर गया। तो एक बात बताओ, क्या प्लेन विदाउट विंग चल पाएगा क्या, नहीं, वो पूरा का पूरा प्लेन भी नीचे गिर जाएगा, वीक हो जाएगा। तो सिमिलरली इन साइंटिस्ट ने बोला था कि जैसे एक एक स्पीशीज किसके बराबर है, एक एक रिवेट के बराबर है, मतलब एक एक स्क्रू के बराबर है। अगर तुमने एक स्पीशीज को भी हटा रहे हो, अभी तुमको इफेक्ट नहीं दिखेगा, बट एट द एंड पूरा का पूरा इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, हैम्पर हो जाएगा, इफेक्ट होगा। आई बात समझ में? देखो, नेम द इकोलॉजिस्ट हु प्रपोज इट। लो, हो गया, वही तो अभी तक देर से डिस्कस कर रहे थे। तो देखते हैं रिवर, पहले समझेंगे कि हाइपोथेसिस बोलता क्या है। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, द हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय पॉल एनरिच। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो साइंटिस्ट का नाम क्या है, पॉल एनरिच, जिसने क्या बोला था, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस दी थी। अगला पॉइंट, इन एन एयरप्लेन, आ गया एयरप्लेन वापस, इकोसिस्टम, तो एयरप्लेन किसके बराबर है, इकोसिस्टम के बराबर है। और हर एक रिवेट मतलब हर एक स्क्रू किसके बराबर है, स्पीशीज के बराबर है। ऑल द पार्ट्स आर जॉइंड टुगेदर यूजिंग 1000 ऑफ रिवेट्स। रिवेट्स मतलब स्क्रूज, ऐसे समझ लो, ठीक है, स्पीशीज। इफ एवरी पैसेंजर ट्रैवलिंग इन इट स्टार्ट्स पॉपिंग अ रिवेट, क्योंकि उनको अच्छा लग गया, उन्होंने बोला ये स्क्रू हम घर लेके जाएंगे, पॉपिंग अ रिवेट टू टेक होम, बस घर ले जाने लगे। causing a species to become extinct, गायब होने लगी एक एक करके species. It may not affect the flight safely, proper functioning of ecosystem. Initially, क्योंकि ओरिजिनल है तो तुमको लगेगा अरे एक हटने से क्या फर्क पड़ रहा है, पर क्या पता वही कोई दूसरे के ऊपर म्यूचुअलिज्म से रिलेशनशिप में हो, या फिर वो स्पीशीज किसी और फूड चेन में इनकॉर्पोरेटेड हो और उससे ऊपर कोई जो दूसरा भी ट्रॉपिक लेवल हो उसके ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हो। तुमको अभी इसे देख के नहीं समझ में आ रहा है, पर कहीं ना कहीं वो इंपॉर्टेंट पार्ट हो। चलो आगे देखते हैं। But as more and more rivets are removed, the plane becomes dangerously weak after some time. तो होगा क्या, पूरी का पूरा तुम्हारा इकोसिस्टम हो जाएगा कोलैप्स। आई बात समझ में? तो ये आ सकता है वापस, इतना बड़ा नहीं आएगा, मतलब तुम्हारे मेजर पॉइंट्स लिखने को आएंगे। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा तो ये भी सब पार्ट्स में जाएगा, पर हाँ वहाँ उस केस में ये हाइपोथेसिस लिखने के लिए तो सब लिखना पड़ेगा। तो ये इसके चांसेस है 2 से लेके 3 मार्क्स के बीच में, मतलब सिर्फ 2 मार्क में पूछा तो रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस आ जाएगा। उसका अगर एक्सप्लेनेशन पूछा तो 1.5 मार्क में जाएगा, और किसने दिया वो 0.5 में रहेगा मार्किंग स्कीम में। पर अगर पूरा का पूरा देंगे तो वापस 3 मार्क्स में सिर्फ ये भी रहेगा और साथ में कुछ और भी पूछेंगे। ठीक है, मूव करें आगे। तो इसका सेकंड पार्ट बचा हुआ है, नेम द इकोलॉजिस्ट हु हैज गिवन। तो फर्दर विच रिवेट इज रिमूव में ऑल्सो बी क्रिटिकली लॉस टू द रिवेट्स ऑफ विंग। वही जो मैंने बताया, एट द एंड विंग था, वो प्लेन नीचे गिर जाएगा। फिर की स्पीशीज दैट डिराइव मेजर इकोसिस्टम फंक्शन इज ऑब्वियसली अ मोर सीरियस थ्रेट टू फ्लाइट सेफ्टी देन लॉस ऑफ फ्यू रिवेट्स ऑन द सीट्स और विंडो इनसाइड द प्लेन। तो तुम इतना सारा मत लिख के आना। अब इसमें से क्या क्या लिखोगे, पहले किसने दिया था, पॉल एनरिच ने, जिसका तुम्हें आधा मार्क मिलेगा। उसके बाद बताओगे, एक ही साथ पॉइंटर्स में लिखते जाना कि इनर प्लेन इकोसिस्टम है एंड जो जॉइन रहता है वो रिवेट से वो स्पीशीज है। फिर लिखोगे कि अगर हर एक पैसेंजर ने एक रिवेट को हटा दिया तो पैसेंजर ने क्या किया, स्टार्ट पॉपिंग रिवेट्स मतलब बाई स्क्रूज। तो एक एक स्पीशीज क्या बनने लगेंगी, एक्सटेंट बनने लगेंगी। तो ये लिखोगे। रिजल्ट ये रहेगा कि धीरे धीरे करके सारी स्पीशीज गायब होने लगेगी और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेन का वीक हो जाएगा। तो प्लेन क्या है, इकोसिस्टम। तो एट द एंड पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, वीक होगा। क्या, तुम्हारा इकोसिस्टम वीक हो जाएगा टाइम के साथ। इनिशियली तो सिर्फ तुम्हें बहुत कम इफेक्ट दिखेगा, पर धीरे धीरे टाइम के साथ बड़े इफेक्ट्स दिखने लगेंगे। ठीक है, सो मोर एंड मोर रिवेट्स क्या हो जाएगा, जैसे रिमूव हो जाएगा प्लेन क्या बन जाएगा, तुम्हारा वीक बन जाएगा। प्लेन किसके बराबर है, इकोसिस्टम के बराबर है। तो एट द एंड सब कुछ चीज़ें तुम्हारी कमज़ोर हो जाएंगी, इकोसिस्टम डैमेज होने लगेगा। और एक बार अगर इकोसिस्टम डैमेज हो गया तो सिर्फ इकोसिस्टम ही है क्या, नहीं, उसके ऊपर क्या क्या डिपेंडेंट है, न्यूट्रिएंट साइकिल। दूसरा क्या डिपेंडेंट है,
तुम्हारी वाटर साइकिल, तीसरा क्या डिपेंडेंट है, एनर्जी साइकिल। सारी की सारी चीजें लाइन बाय लाइन हैम्पर होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, What do you mean by latitudinal gradient? याद करो हमने डिस्कस किया था कि जैसे जैसे लैटिट्यूड क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, स्पीशीज में वेरिएशन मिलता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इक्वेटर और 23.5 डिग्री नॉर्थ जो तुम्हारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, टॉक नहीं लिखा है मैंने, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लिख देती हूँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो तुम्हारा, और नीचे क्या है तुम्हारा 23 डिग्री साउथ जहां पे तुम्हारा आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इस पर्टिकुलर जोन को क्या बोलते हैं तुम, ट्रॉपिक्स बोलते हो। तो इस जगह क्या मिलेगा तुमको, स्पीशीज रिचनेस डाइवर्सिटी ज्यादा मिलेगी। जैसे जैसे तुम लैटिट्यूड ऊपर के साइड में शिफ्ट करते जाओगे, स्पीशीज रिचनेस कम मिलती जाएगी। तो यही है व्हाट डू यू मीन बाय लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन फॉर डाइवर्सिटी बिटवीन ट्रॉपिक एंड टेम्परेट रीजन। लो, अभी इतना बड़ा डिस्कस किया, वही वापस गोल घूम के क्वेश्चन आ गया। द लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट इन डाइवर्सिटी मीन्स दैट स्पीशीज डाइवर्सिटी यूजुअली डिक्रीजेस, बट ऑब्वियस डिक्रीज होगी। कैसे, जब तुम मूव करोगे इक्वेटर से कहां पे, ऊपर की तरफ, एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल। आई क्या बात समझ में। द ट्रॉपिक एरिया ऑफ द लैटिट्यूड रेंज 23.50 सेक्टर हार्बर मोर स्पीशीज एंड द टेम्परेट और पोलर रीजन। तो ट्रॉपिक में ज्यादा तुमको क्या मिलेगा, वेराइटी मिलेगी, डाइवर्सिटी मिलेगी, और एज कंपेयर टू ऊपर क्या मिलेगी, कम मिलेगा। टू एक्सप्लेन दिस डिफरेंस 3 hypotheses have been proposed. These are, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कौन सा, पहला तो अनडिस्टर्ब रहता है ट्रॉपिक वाला एरिया। क्यों, मिलियन ऑफ ईयर से हर चीज अनडिस्टर्ब्ड है, क्लाइमेट प्रिडिक्टेबल है, तो उस वजह से क्या हुआ कि उस जगह की पॉपुलेशन में चेंजेस आना शुरू हो गए, म्यूटेशंस आना शुरू हो गए। ऊपर की जगह पे क्या हो रहा है कि ठंडा एरिया है, ठीक है, पहली बात क्योंकि लाइट नहीं मिल रही तो प्रोडक्टिविटी कम है, तो प्रोडक्टिविटी मतलब प्रोड्यूसर्स कम है। जहां प्रोड्यूसर्स कम है तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो ऊपर वाले भी लेवल को इफेक्ट करेगा। तो ऊपर वाले लेवल पे कौन बैठा है, बाकी के ट्रॉपिक्स वाले ऑर्गेनिज्म बैठे हुए, तो वो भी हैम्पर करेंगे। आई बात समझ में। दूसरा, तो ये पहला क्या पॉइंट हुआ कि पहले तो अनडिस्टर्ब रहा है ना, जैसे उन्होंने बहुत अच्छी लाइन बोली है, कौन सी, स्पीशिएशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम जितना ज्यादा मिलेगा किसी को और अनडिस्टर्ब रहेगा, उसमें क्या चेंजेस आएंगे, इवोल्यूशनरी चेंजेस आएंगे। देखो जरा, विच सो पहला पॉइंट है स्पीशिएशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, भाई टाइम के साथ, विच टेम्परेट रीजन व सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन। तो टेम्परेट रीजन में क्या होने लगा, ग्लेशिएशन होने लगे, है ना, ग्लेशियर्स फॉर्म हो रहे थे, बन रहे थे, गिर रहे थे, तो होगा क्या, किसी का हैबिटेट बार बार डिस्टर्ब हो रहा था। अगर कोई चीज बार बार डिस्टर्ब होगी तो क्या पहले कोई स्पीशीज स्टेबल रहेगी, नहीं रहेगी। कोई कम्युनिटी स्टेबल रहेगी, नहीं रहेगी। रिजल्ट क्या होगा कि जब कोई कम्युनिटी ही स्टेबल नहीं है तो होगा क्या, वो एरिया डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। क्या उसमें तुम्हें डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा, नहीं, क्योंकि तुम टाइम ही नहीं दे रहे उस स्पीशीज को इवॉल्व होने के लिए। तो देखो जरा, were subjected to frequent glaciation in the past. The tropic have remained unchanged and hence evolved more species diversity. Clear है इतना? मूव करें आगे। तो चलो आगे देखते हैं। ये तो सिर्फ पहला पॉइंट रहा। दूसरा, एज कंपेयर टू टेम्परेट रीजन बट ऑब्वियस ट्रॉपिकल एनवायरमेंट आर लेस सीजनल रिलेटिवली मोर कांस्टेंट। तो होगा क्या, जो तुम्हारा टेम्परेट वाला जोन है वो क्या है, हाँ एक मतलब कांस्टेंट नहीं है, उसमें बार बार चेंजेस आते रह रहे हैं। पर ट्रॉपिक में राउंड देर क्या मिलने वाला है, सनलाइट मिलने वाली है, तो वो क्या चलने वाला है, कांस्टेंट चलने वाला है। ठीक है, वापस जो चीज़ कांस्टेंट रहेगी वहाँ पे इवोल्यूशन के चांसेस भी क्या रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे। वापस कांस्टेंट मतलब एक दिन या एक महीने के लिए नहीं, कम से कम कुछ सालों के लिए, मिलियंस ऑफ ईयर्स। ठीक है, आगे देखते हैं। एज compared to the temperate region, tropical environment are less seasonal, relatively more constant and predictable. But obvious predictable रहेंगे कि आज ठीक है, आज सुबह उठेंगे तो गर्मी होगी, शाम को होते होते बारिश हो जाएगी, फिर वापस कल भी यही रूटीन रहेगा, परसों भी यही रूटीन रहेगा। तो वहाँ के जितने भी स्पीशीज है वो अडेप्ट हो चुके हैं उस पर्टिकुलर जगह पे, क्योंकि क्या हो रहा है, वही एक ही जैसा सीजन चलते जा रहा है। आई बात समझ में? आगे वो देखते हैं। नीश स्पेशलाइजेशन। नीश मतलब क्या होता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक पर्टिकुलर
पर्टिकुलर जगह जहाँ पे वो स्पीशीज क्या रह रही है, उसका हैबिटेट बन चुका है, वहाँ पे वो ब्रीड कर रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नीश बोलेंगे, ठीक है। नीश स्पेशलाइजेशन एंड ग्रेटर स्पीशीज डाइवर्सिटी have been promoted by such constant environment। मैंने बोला कि अगर कोई भी चीज में म्यूटेशन लाना है, वापस म्यूटेशन कैसा, पॉजिटिव म्यूटेशन, पॉजिटिव म्यूटेशन इवोल्यूशन के साथ धीरे धीरे आता जाएगा और कोई भी चीज में चेंजेस आते जाएंगे, ठीक। जैसे मैंने बताया था कि अभी तुम लोगों ने देखा होगा कि जो पहले वाले इंसान लोग होते थे, मतलब राजा महाराजा के टाइम पे, उनकी फिजिक बहुत स्ट्रांग रहती थी ना, हाइटेड रहते थे, हेल्दी रहते थे, क्योंकि उनको वैसे वो लड़ने के लिए जाना होता था। अब धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या हो रहा है, क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ रही है, बट हम फिजिकली वीक होते जा रहे हैं और आगे जाके और ज़्यादा वीक हो जाएंगे कि हम अलग स्पीशीज़ में ही इवॉल्व हो जाएंगे। हमारा नाम पता है क्या बन जाएगा, होमो सैपियंस फ्यूचरलेस, मतलब एकदम नया फ्यूचर वाला इंसान, हमने अभी से नाम दे के रखा है। तो वही, पर टाइम चाहिए होता है किसी भी चीज़ को इवॉल्व होने के लिए, और टाइम तो चाहिए, पर कैसा कि वहाँ का जो माहौल रहे, वहाँ का जो एनवायरनमेंट रहे, वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे, प्रिडिक्टेबल रहे। तो अगर कोई भी चीज़ कांस्टेंट है, लेस सीजनल है, ठीक है, रिलेटिवली मोर कांस्टेंट है और प्रिडिक्टेबल है, तो क्या होगा, वहाँ पे म्यूटेशंस होंगे। म्यूटेशन किसके थ्रू होंगे, इवोल्यूशन से होंगे, और जो पॉजिटिव इवोल्यूशन रहेगा ग्रेजुअली हेल्प करेगा नए स्पीशीज के फॉर्मेशन के लिए। आई क्या बात समझ में। मूव करें थर्ड पॉइंट पे, देयर इज मोर सोलर रेडिएशन। मैंने बोला ही कि जो तुम्हारा ट्रॉपिक एरिया है, राउंड एयर, उसको धूप मिल रही है, तो धूप मिल रही है तो कौन धूप लेगा, हम लेंगे क्या, हम जादू है क्या कि जाके ले ली धूप, जादू नहीं, हम नहीं है ना, हम तो होमो सैपियंस है। पर कौन ले रहा है धूप, एक पिगमेंट जिसका नाम क्या है, क्लोरोफिल। कहाँ मिलता है वो पिगमेंट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट कहाँ मिलता है, प्लांट्स के अंदर। तो प्लांट्स के अंदर जो भी चीज मिल रही है, या प्लांट्स मतलब क्या, प्रोड्यूसर्स। तो देखो, देयर इज मोर सोलर रेडिएशन अवेलेबल इन द ट्रॉपिकल रीजन विच कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू ग्रेटर प्रोडक्टिविटी एंड इनडायरेक्टली टू ग्रेटर स्पीशीज डाइवर्सिटी। आई बात समझ में। मूव करें आगे, चलो आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, फर्स्ट पार्ट, व्हाई इज देयर अ नीड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। बाबा बायोडाइवर्सिटी नहीं कंजर्व करोगे तो बेसिकली बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या, हमारा इकोसिस्टम, जो बायोटिक का इंटरैक्शन है, जो इतने सारे स्पीशीज जेनेटिक लेवल पे, इकोलॉजिकल लेवल पे तुम्हें डाइवर्सिटीज मिल रही है, वो सब क्या है, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, फूड चेन, फूड वेब बना रही है और सारा एनर्जी फ्लो को मेंटेन कर रही हैं, ठीक है। तो अगर हमने बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन नहीं किया तो ये एनर्जी फ्लो ब्रेक डाउन हो जाएगा। जैसे ही एनर्जी फ्लो ब्रेक डाउन हुआ, हमारा न्यूट्रिएंट साइकिल, वाटर साइकिल, जितनी भी साइकिल्स है, सब के सब क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। अल्टीमेटली कौन सबसे ज्यादा नुकसान में रहेगा, हम मतलब इंसान, ठीक है। तो देखते हैं आंसर। तो बायोडाइवर्सिटी नीड्स टू बी कंजर्व बिकॉज ऑफ द 3 कैटेगरीज, ठीक है। पहला नैरो यूटिलाइजेशन, तो नैरो मतलब जो डे टू डे लाइफ का यूटिलाइजेशन। हम पहले कैसे देखेंगे, छोटे छोटे स्पेक्ट्रम पे कि हमें अभी अर्जेंट क्या चाहिए, फिर एक ब्रॉड लेवल पे और एक मीडियम लेवल पे। तो देखो जरा, नैरो यूटिलाइजेशन इंक्लूड मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर अ डे टू डे लाइफ, बट ऑब्वियस हर चीज तो हम उसी से ले रहे हैं। आज जो तुम टेबल पे बैठे हो वुड का बना है, वुड कहाँ से आया, कोई पेड़ कट के आया होगा। जो पेपर में लिख रहे हो तो पेपर कहाँ से आया, वापस वही वुड से ही आया है, सेलुलोज का ही बना है। जो तुमने कपड़े पहने हैं वो किस चीज के, उसी वुड के। अच्छा, आप बोलोगे मैम लैपटॉप थोड़ी ना है, तो लैपटॉप नहीं है, पर लैपटॉप अलग अलग एलिमेंट्स का बना है, और ये एलिमेंट्स किस फॉर्म में मिलता है, जनरली मिनरल्स के फॉर्म में। मिनरल्स कहाँ मिलता है, ओर में। ओर कहाँ मिलता है, किसी जंगल के नीचे। कुछ आई बात समझ में। एट द एंड ये सारा ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू हो रहा है मैम, पेट्रोल के कारण। पेट्रोल क्या है, फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल बनता कैसे, यही बायोडाइवर्सिटी जब मिलियन ऑफ ईयर के लिए सप्रेस हो जाती है हाई प्रेशर में, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, फॉसिल फ्यूल में। तो हर चीज है कि नहीं बायोडाइवर्सिटी से लिंक। तो देखो, तो नैरो यूटिलाइजेशन जो डे टू डे लाइफ में सारी चीजें यूज हो रही हैं, जैसे फूड हो गया, ऑयल हो गया, क्लोथ्स हो गए, फायरवुड हो गया, ड्रग्स एंड मेडिसिन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ऑल आर डिराइव्ड फ्रॉम नेचर, thus need to be conserved to reap more benefits। आई बात समझ में। अब देखते हैं ब्रॉड यूटिलाइजेशन, बड़ा रेंज, कि कैसे इफेक्ट कर रहा है वो हमको। ब्रॉडली यूटिलेरियन इंक्लूड मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम सर्विस प्रोवाइडेड टू अस बाय नेचर, ठीक है। सच
सच एज रिलीज ऑफ ऑक्सीजन एंड फिक्सेशन ऑफ CO2। मैंने बोला था न्यूट्रिएंट साइकिल, एनर्जी साइकिल, तुम्हारी कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, एट द एंड बताओ जल्दी से, जो तुम्हारा लंग ऑफ अर्थ या लंग ऑफ प्लैनेट किसको बोलते हैं? अमेजन रेन फॉरेस्ट को। तो है तो फॉरेस्ट ही ना, मतलब है तो बायोडाइवर्सिटी ही ना। तो सबका सब किससे कंट्रोल हो रहा है? सारे साइकिल्स कौन कंट्रोल कर रहा है? यही कंट्रोल कर रहे हैं। तो देखो, such as release of oxygen and fixation of CO2 by photosynthesis in plant, pollination and dispersal of seed, etc. Therefore, for the continuation of these service, biodiversity need to be conserved. तो हर चीज क्या है? हाईली इंटरलिंक्ड एक दूसरे से। पॉलिनेशन कौन करा रहा है? हमारे बाकी बायोटिक्स फैक्टर भी करा रहे हैं। उसके बाद सीड डिस्पोजल कौन करा रहा है? हमारे बायोटिक फैक्टर्स करा रहे हैं। बायोटिक मतलब हमारे कीड़े हो गए, मकोड़े हो गए, कीड़े मकोड़े एक साथ बोलते हैं, फिर बड़े मैमल्स हो गए, ठीक है, सब के सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो अगर एक चीज खत्म हो गई तो बट ऑब्वियस वो क्या है? ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप में रहेगी दूसरे के साथ। और अभी तुमको नहीं दिख रहा है, पर जब एक स्पीशीज एक्सटेंट हो जाएगी तो तुमको कंसेप्ट समझ में आएगा को एक्सटेंशन का। क्यों? पता चला तुमने एक स्पीशीज हटाई, पर वो पॉलिनेटर थी बहुत सारी अलग अलग प्लांट स्पीशीज की। तो तुमको लगा कि अरे यार ये कीड़ा तो काम का नहीं, हटाओ इसे। हटाओ मतलब किसी रीजन, कोई तुम केमिकल यूज करे, उस वजह से वो मर गया, पर अनफॉर्चुनेटली वो पॉलिनेटर था। अब जिसका वो पॉलिनेटर था सिर्फ वही पॉलिनेटर था। तो अगर ये खत्म किया तो लाइन से जो जो सारे प्लांट्स उसके ऊपर डिपेंडेंट थे वो भी खत्म हो जाएंगे। तो क्या बोलेंगे इसको? को एक्सटेंशन। तो हर चीज क्या है? इंटरडिपेंडेंट। मतलब ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, न्यूट्रिएंट साइकिल, वाटर साइकिल तो कंट्रोल हो ही रहा है, उसके अलावा क्या हो रहा है? पॉलिनेशन जैसे इंपॉर्टेंट चीज, सीड डिस्पर्सल जैसे इंपॉर्टेंट चीज। और अगर तुमने प्लांट्स खत्म कर दिए तो बताओ फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? और फोटोसिंथेसिस बेसिकली है क्या? इसी सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है केमिकल में, और वो केमिकल एनर्जी कंज्यूम कौन कर रहा है? हम। तो एट द एंड जब तुमने फूड ही हटा दिया तो फिर हम कहां से जिंदा रहेंगे? आई बात समझ में? अगले स्लाइड में मूव करें तो चलो देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है। नेम एंड एक्सप्लेन एनी टू वेज दैट आर, अब दो तरीके पूछ रहे हैं, दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बाबा हमने तो 4 तरीके पढ़े, उसमें से कोई भी 2 तरीके बता दो। चलो देखते हैं इसका आंसर। तो 2 वेज दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी आर हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। अब बोलोगे मैम ये कहाँ पढ़े? तुमने इवल क्वाड्रेंट के अंदर ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। नोट्स जाके देखो, वन शॉट सीरीज देखो, तो वहां पे हमने एक टेबल बनाया था। 4 तरीके कौन कौन से? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड फ्रेगमेंटेशन, दूसरा था ओवर एक्सप्लॉयटेशन, तीसरा कौन सा था तुम्हारा कि एलियन स्पीशीज का इन्वेजन, और आखिरी था एक्सटेंशन। ठीक है, तो देखो पहला वाला, चारों में से कोई भी 2 लिख दो। habitat loss and fragmentation of natural habitat due to the natural reason और ह्यूमन एक्टिविटी। अब बोलोगे मैम ह्यूमन एक्टिविटी तो समझ में आ गया, हमने जाके डिफॉरेस्टेशन कर दिया। नेचुरल रीजन कैसे? क्यों? जैसे तुमने सुना होगा ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आग लग जाती है, यूरोप के बहुत सारे जो जंगल से वहाँ आग लग जाती है। क्यों? तो वो हुआ ना नेचुरल रीजन। तो नेचुरली कुछ अगर हो रहा है जिसकी वजह से पैचेस ऑफ फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम? फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, और बाकी इंसान तो है ही। and pollution result in degradation of habitat, thereby threatening the survival of many species concerned। तो होगा क्या? तुमने एक हैबिटेट हटा दिया, डैमेज हो गया, जल गया या चॉप डाउन हो गया, तो उससे रिलेटेड जो जो लोग रहते थे, लोग मतलब हम नहीं, जो जो फ्लोरा और फौना था वो सब क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया। आई बात समझ में? चलो सेकेंड पॉइंट देखते हैं, को एक्सटेंशन। अब देखो तुमने एक स्पीशीज को हटाया, उससे रिलेटेड जो दूसरी स्पीशीज थी वो भी एक्सटेंट हो गई। ठीक है, तुमको पता नहीं था। क्यों पता नहीं था? क्योंकि तुमने स्टडी नहीं किया था कि वो जो स्पीशीज है वो कैसे एग्जिस्ट कर रही थी। वो म्यूचुअलिज्म में थी, ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप में थी। मतलब अगर एक स्पीशीज को फायदा तो दूसरी स्पीशीज को भी फायदा, अगर एक स्पीशीज को नुकसान तो दूसरी स्पीशीज को भी नुकसान। पर ये तुमने पढ़ा नहीं था। तो देखते हैं, को एक्सटेंशन ऑल्सो लीड्स टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एज वेन a species become extinct, the plant and animal species associated with it in obligatory way also become extinct. Example, when a host organism fish become extinct, the parasite exclusive to it also become extinct. अब जरूरी नहीं कि हमेशा obligatory way आ रहा है तो तुम फिग और वैस भी लिखो, तुम पैरासाइट भी लिख सकते हो। थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि जैसे मलेरिया जो एक बीमारी है वो किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम के कारण, जो क्या है? पैथोजन है। अगर तुमने उसका 2 होस्ट है उसकी लाइफ में, तुमने चैप्टर 8 में पढ़ा था,
कौन से दो होस्ट है, एक तो है मच्छरी है ना और दूसरा हम है। तो अगर हमने उसका एक होस्ट को हटा दिया तो क्या वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर पाएगा? नहीं कंप्लीट कर पाएगा, इनफैक्ट हम तक भी नहीं पहुंच पाएगा। तो अगर हमने एक स्पीशीज को हटा दिया जो होस्ट था दूसरे पैरासाइट का जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, दोनों के दोनों को एक्सटेंट हो जाएंगे, मतलब इकट्ठे दोनों हट जाएंगे। इतनी बात हुई क्लियर। मूव करें आगे। तो चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। गिव एन अकाउंट ऑन बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। अब इंडिया, ये वाला क्वेश्चन जब मैं 12th में थी तब भी आया था और हर 3-4 साल के गैप में ये आता ही रहा है। ऐसा एक बार भी नहीं हुआ है कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो मिस आउट हो गया। उनको इंडिया, अब इंडियन है, इंडियन से प्रेम है तो वो पूछेंगे। अब यहाँ पे फिगर्स याद रखने हैं। तुम भले एक बार अमेज़न फॉरेस्ट में कितने फ्लोरा, कितने फौना, कितने इंसेक्ट्स, कितने प्लांट्स, कितने मेडिसिनल प्लांट्स मत याद रखो, पर इंडिया का कुछ कुछ चीज़ें तो याद रखनी पड़ेंगी। जैसे हॉटस्पॉट्स, कितने हॉटस्पॉट्स है, उनके नाम क्या है, फिर कितने फ्लोरा की स्पीशीज़ मिल रही, कितनी फौना की स्पीशीज़ मिल रही, ये सारा। ठीक है, चलो देखते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द 10 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अब जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वो सब क्या हुआ, तुम्हारा की वर्ड्स हो गए, उतने में ही तुमको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहला कीवर्ड क्या हुआ, 10th मेगा बायोडाइवर्सिटी country of the world because of the presence of variety of climatic condition prevailing on different ecological habitat ranging from, मतलब हमारे यहाँ बहुत सारी climatic condition है, different ranges है climate के। कौन कौन से region से लेके ट्रॉपिकल। अब बोलोगे मैम ट्रॉपिकल क्यों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे जो भी सब है वो कौन सा रीजन हुआ, ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल उसके ऊपर वाला थोड़ा सा एरिया, ठीक है, एंड टेम्परेट। सो फार एज अ बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज कंसर्न इट इन्वॉल्व अबाउट, अब ये तो तुमको भैया नंबर याद करना पड़ेगा क्या, कि कितने प्लांट स्पीशीज है अपने पास, 47,000, और एनिमल कितने हैं, 81,000 एनिमल स्पीशीज है। India occupies 2 to 4% of the total land area of the world, but in terms of biodiversity, it contributes around 10 to 35% of the global diversity. तो जितना जितना अंडरलाइन कर रही हूँ इसके बनाते चलो नोट्स, क्योंकि ये सारे तुमको मार्क्स दिलाने वाले हैं। आगे देखते हैं। टू इंडिया अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज आर नेटिव, नेटिव मतलब सिर्फ इंडिया में ही मिलने वाली और कहीं नहीं मिलेगी। अबाउट 5,000 species of flowering plant belonging to 141 genera and 47 family have originated in India. तो तुम चाहो तो सिर्फ 5,000 plants variety बोल सकते हो कि इंडिया में ही ओरिजिनेट हुई है ना, ये इतना याद रख सकते हो। There are 62% of amphibian species and 50% of lizard endemic to our country with a large number in Western Ghats. तो amphibian को तुमको याद ही होगा, क्वेश्चन आता है कि बताओ वेस्टर्न घाट्स में amphibian का नंबर ज़्यादा है as compared to ईस्टर्न घाट्स। तो हम बता दें क्योंकि वो एक हॉटस्पॉट में आता है ना, तो उसी चीज़ से याद रखोगे कि 62% और 50% क्या है, हमारे पास ज़्यादा वेराइटी मिल रही है कहाँ पे, वेस्टर्न घाट्स में एज कम्पेयर टू ईस्टर्न। आई बात समझ में। अब यहाँ पे ये तुम्हारा मैप ड्रॉन है, तो चाहो तो तुम लिख सकते हो कि हमारे पास डेजर्ट है, परमाफ्रॉस्ट रीजन है, उसके बाद हॉट स्प्रिंग्स है, उसके बाद ग्रासलैंड्स है, फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट है, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है, इतना सारा कोस्टल एरियाज है, डीप ट्रेंचेस है, उसके बाद हमारे पास आइलैंड्स है, मैनग्रोव फॉरेस्ट है, डेल्टा जोन है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें। तुम चाहो तो अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए लिख सकते हो, पर जितना अंडरलाइन किया है उतना तो मिनिमम लिख के आना है, क्योंकि यही सारे तुमको स्कोर करवाएंगे। क्या है, ये सारे कीवर्ड्स हैं। आया समझ में? मूव करें आगे, चलो। अब जो बचा हुआ पोर्शन, इंडिया इज एन ओरिजिन प्लेस ऑफ 166 स्पीशीज ऑफ क्रॉप प्लांट एंड 320 स्पीशीज ऑफ वाइल्ड रिलेटिव of the cultivated crop. India is rich in marine biodiversity lying along a coastline of 7,500 km. Out of 25, there would be 2 hotspots located in India that are Western Ghats and Eastern Himalayas. तो उन्होंने सिर्फ लिख दिया, तुम चाहो तो पूरे और 4 हॉटस्पॉट्स मेंशन करके आ सकते हो। ठीक है, मूव करें आगे। तो ये क्वेश्चन आता है, जितना जितना मैंने अंडरलाइन किया है उतना तो मिनिमम लिख के आना, क्योंकि उसी पे मार्किंग स्कीम रहती है। ठीक है, कौन कौन से, पहले बताओ
कि इंडिया कौन सी मेगा डाइवर्सिटी में आता है, मेगा बायोडाइवर्सिटी में 10th नंबर पे। दूसरा बताओ कि प्लांट की कितनी वैरायटी है और एनिमल की कितनी वैरायटी। तीसरा बताओ कि कितना परसेंटेज पूरे वर्ल्ड का हमारे पास है बायोडाइवर्सिटी के कंटेक्स्ट में, वो बताओ, थर्ड पॉइंट। चौथा तुम बताओगे कि कितना वैरायटी है, मतलब कितनी नेटिव वैरायटी है, जैसे तुमने बताया रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस की। सिमिलरली चाहो तो बोल सकते हो कि कुछ कुछ स्पीशीज यहीं से ओरिजिनेट हुई है। तुम एग्जाम्पल को सपोर्ट करने के लिए राइस लिख सकते हो, मैंगो लिख सकते हो, नीम, तुलसी, हल्दी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमने उसका पेटेंट भी कराया है। और फिर बोल सकते हो आखिरी पॉइंट हॉटस्पॉट्स को एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं। Question number 60. Why is the sorbiquet the evil quadrant used in the context of biodiversity? आ गया वही evil quadrant, 4 evil quadrant है, उसी को in detail डिस्कस करना है। चलो एक एक करके देखते हैं। Name the member of this quadrant, मतलब भाई एक एक 4 मेंबर है तो उनका बारे में बताओ, डिस्कस करो। Why do we grieve for the gene when a species is lost? बताओ हम जीन, जब भी कोई स्पीशीज लॉस हो जाती है, हम जीन के लिए क्यों एकदम ग्रीव करते कि काश वो जीन जाता। चलो देखते हैं। The term evil quadrant is used to refer the cause of the loss of biodiversity. The member of quadrant are, देखो क्वाड्रेंट का मतलब ही होता है 4, तो उसके अंदर पॉइंट्स भी कितने आएंगे, 4 ही मेजर पॉइंट्स आएंगे। एक एक करके उन्हीं को डिस्कस करते हैं। पहला, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ये इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करो। क्यों? ये सिर्फ तुम्हारे बोर्ड तक ही नहीं रुकता, ये तुम्हारे नीट के एग्जाम में भी आएगा, इसलिए उनको अलग से प्यार होता है इस नाम से, है ना। और तुम लोग ज़्यादातर लोग क्या करोगे, इसको छोड़ के जाओगे, देखते ही नहीं हो, सिर्फ डायग्राम देख लिया, मेन टॉपिक देख लिया, इसको छोड़ देते हो, पर इसी में से क्वेश्चन आता है। तो देखो, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन व्हेन ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटी, कभी कभी थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने नेचुरल एक्टिविटी भी हो सकती है। लार्ज हैबिटेट्स आर ब्रोकन अप इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट। द एनिमल रिक्वायरिंग लार्ज टेरिटरी, अब जब बताओ जल्दी से कौन से एनिमल है जिनको लार्ज टेरिटरी रिक्वायर रहती है, जैसे हो गए हमारे लायन, टाइगर, जो बेसिकली टर्शरी तुम्हारे कंज्यूमर्स होते हैं ना, जो एकदम टॉप कार्निवोर्स रहते हैं, उनको बड़ी एरिया चाहिए होता है, उनका हैबिटेट ही बड़ा होता है। अब सोचो उनको तुम लोग नहीं, तुमने क्या किया है गलती। अब सोचो जो जू में एक इतने से केज में बांध के रख देते हैं, जिनका एरिया ही किलोमीटर में उनका हैबिटेट रहता है, इतना नॉर्मल एरिया उनको चाहिए होता है, और हमने उनको बस एक कमरे के जू के केज के बराबर बांध दिया, ठीक है। तो होगा क्या वो प्रोड्यूस कर पाएंगे उतने लेवल पे? नहीं कर पाएंगे। एट द एंड जब कोई भी इंसान या कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने हैबिटेट में उसका नेचुरल हैबिटेट नहीं दोगे, तो उसकी प्रोडक्टिविटी, उसका फर्टिलिटी, उसका पॉपुलेशन नंबर भी उतने रेंज से या उतनी स्पीड से इंक्रीज नहीं होगा, वो भी इफेक्ट होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। Okay, broken up into smaller fragment, the animal requiring large territories such as elephant, birds, etc. are getting affected badly and their population decline. आई बात समझ में? तो हैबिटेट लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि या तो ह्यूमन एक्टिविटी या तो नेचुरली, जैसे फॉरेस्ट फायर लग गई या कुछ हो गया, उस वजह से वो पर्टिकुलर जंगल का पोर्शन क्या हो गया, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया। अब जो बड़े ऑर्गेनिज्म थे जिनका लार्ज टेरिटरी रिक्वायरमेंट रहता है उनकी पॉपुलेशन को ग्रो करवाने के लिए, उनको ये पास छोटा एरिया आ गया, रिजल्ट क्या होगा, उनकी पॉपुलेशन में क्या आएगा, डिक्लाइन आएगा। सेकेंड, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। और कर लो, जरूरत से ज्यादा अगर कोई भी चीज करोगे तो बट ऑब्वियस, जैसे तुम्हारी जरूरत नहीं है इतनी, है ना, फिर भी तुम नहीं बोलोगे एक्सेस करना है, तो कोई ना कोई चीज तो हैम्पर हो गई। जैसे तुम्हारा ओवर फिशिंग, एक पर्टिकुलर जोन में अगर इतनी ही फिशेस तुम कैच कर सकते हो, पर नहीं हमको और कमाना है, तो हमने क्या किया, और ओवर फिशिंग की, इतना ओवर फिशिंग कर ली कि उस पर्टिकुलर जोन की जो फिशेस हैं वो ही खत्म हो गई सारी की सारी, ठीक है। तो क्या हो गया, उस पर्टिकुलर जोन का हैबिटेट भी लॉस हो गया, तुमने एक पूरी स्पीशीज ही हटा दी, ठीक है। देखते हैं over exploitation, when the need for a resource become greed, example over exploitation of passenger pigeon। याद करो ये तुम्हारे किस में आया था, मैंने बताया था कि तुमको 2 extinct species, 2 endangered species, 2 तुम्हारी threatened species, 2 vulnerable species का नाम याद करके जाना है। तो 2 extinct में कौन सा है तुम्हारा, स्टेलर सीकाउ, और दूसरा कौन सा है, पैसेंजर पिजन, और इनफैक्ट डोडो भी। तो क्या करोगे, तो हम तो याद करके जाओगे। और इनका क्या हुआ था, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ओवर हंटिंग हुई थी, इतना ओवर हंटिंग हो गई कि स्पीशीज ही खत्म हो गई। देखो, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पैसेंजर पिजन लीड्स टू इट्स एक्सटिंक्शन। ऑल्सो मराइन फिशेस आर ऑन द ब्रिक ऑफ बीइंग एंडेंजर्ड ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन। आई कहानी समझ में? पर अभी तक सिर्फ ये 2 ही इवल क्वाड्रेंट डिस्कस हुए हैं, बाकी के देखते हैं।
alien species invasion, introduction of an intentional or unintentional species to nearby area may disturb the harmony of existing species. जैसे तुमको बताया था मैंने, जिसको हम क्या बोलते हैं, जलकुंभी, जिसका दूसरा नाम क्या है, एकॉर्निया, एक और नाम क्या है, वाटर हाइसिकैंथ. कौन लेके आया था, ब्रिटिशर्स लेके आए थे. ओरिजिनली इंडिया का क्या है, नहीं मैम, उनको सुंदर लगता था. क्यों सुंदर लगता था, क्योंकि फूल बहुत सुंदर रहता था. पर अनफॉर्चुनेटली अब क्या हुआ है, इंडिया के हर एक लेक, हर एक तालाब में तुमको ये दिख जाएगा. और ये अच्छा है क्या, तुमको लगे मैम सुंदर तो लग रहा है, हाँ सुंदर लग रहा है, प्रॉब्लम क्या है, वो वहां का ऑक्सीजन को ले लेता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है, वहां की एक्वेटिक लाइफ हैम्पर हो जाती है, मरने लगती है एक्वेटिक लाइफ. और जो भी तुम्हारा वाटर लैंड है वो जो भी तुम्हारा वाटर वाला बॉडी है वो धीरे धीरे लैंड में कन्वर्ट होने लगता है. इसलिए तुम देखोगे जितनी भी नगर निगम की, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो बोर्ड्स रहती है ना, वो बार बार टाइम टू टाइम इनको हटाती रहती हैं. क्यों, वो तुम्हारे लेक ही खत्म हो जाएगी. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. Example Ecornia, after its introduction pose a big threat to the native species. आई बात समझ में. आखिरी co-extinction, extinction of one species invariably leads to the extinction of another when they are associated with each other in a obligatory way. पता ही नहीं था कि एक species दूसरे पे interdependent थी. जरूरी नहीं कि म्यूचुअलिज्म का ही एग्जाम्पल दोगे, फिग और वास्प का ही एग्जाम्पल दोगे, पैरासाइट का भी एग्जाम्पल दे सकते हो कि तुमने होस्ट को हटा दिया, ऑटोमेटिकली पैरासाइट हट गया. एग्जाम्पल देखो, व्हेन अ होस्ट स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट द ऑब्लिगेट पैरासाइट दैट आर डिपेंडेंट ऑन इट आल्सो डाई. बट ऑब्वियस मैंने बताया कि मलेरिया को हटाने का बेहतरीन तरीका क्या है, मत भागो प्लाज्मोडियम के पीछे, मच्छरी को ही हटा दो, मतलब मच्छर को हटा दो, मॉस्किटो को इरेडिकेट कर दो, हटा दो, तो ऑटोमेटिक प्लाज्मोडियम क्या आ पाएगा तुम पर, नहीं आ पाएगा. फिर मलेरिया होगा क्या, नहीं होगा. आई बात समझ में. अब आगे, वी ग्रीव फॉर द जीन. अब उन्होंने बोला था बताओ जब कोई एक स्पीशीज लॉस्ट हो जाती, मतलब स्पीशीज खो जाती, तो हम रोते क्यों हैं, कि अरे जीन के लिए क्यों रोते हैं. तो देखो, वी ग्रीव फॉर द जीन व्हेन अ स्पीशीज इज लॉस्ट बिकॉज द वाइल्ड फॉर्म आर हार्डली एंड मोर रेजिस्टेंट टू पैथोजन अटैक एंड कैन बी बेनिफिशियल इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम. मतलब जब भी कोई एक स्पीशीज खो जाती है तो बेसिकली उसका वाइल्ड टाइप, वाइल्ड वेराइटी वाला जो जीन उसके अंदर रहता है वो हम यूज कर सकते थे कोई भी पेस्ट रेजिस्टेंट, क्रॉप रेजिस्टेंट क्रॉप को डेवलप करने के लिए, एनिमल को डेवलप करने के लिए. अब जब वो स्पीशीज ही नहीं रही तो वो जीन भी नहीं रहा जो उसकी स्पेशलिटी था. तो जब वो जीन नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, हमको मोर रेजिस्टेंट जो पैथोजन है, हम प्रोन हो जाएंगे पैथोजन के अटैक से, है ना. हमको अटैक्स हो सकते हैं पैथोजन के, इन्फेस्टेशन हो सकता है. आई बात समझ में, इन्फेक्शन नहीं बोल रही, इन्फेस्टेशन बोल रही हूँ. ठीक है. अब उसके बाद तो जो हमारे क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स थे उसमें थोड़ा तो नुकसान होगा, थोड़ा क्या बहुत नुकसान होगा. जैसे सपोज करो, मैं वही चीज़, जैसे 2-3 वैरायटी थी हमारे पास प्लांट्स की, हमारी ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण वो एक वैरायटी चली गई, उसमें हमारी वाइल्ड वैरायटी भी खो गई, है ना, हमारी स्पीशीज चली गई. अब वो वाइल्ड वैरायटी बेसिकली स्ट्रॉन्ग थी, रेजिस्टेंट थी किसी बीमारी के अगेंस्ट. हमको ये पता ही नहीं था, हमने डिस्कवर ही नहीं किया था. जब वो खो गई तो हमने देखा जीन का, हमने बोला अरे इसके अंदर तो नेचुरली ही फाइटिंग एबिलिटी थी इस पेस्ट के अगेंस्ट, हम वो जीन यूज कर सकते थे, जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके नॉर्मल प्लांट में डाल सकते थे, पर हमने खो दिया, हमने स्पीशीज को ही खो दिया. तो स्पीशीज को तो खो गई पर उसका वो जीन भी चला गया. आई बात समझ में. तो यहाँ पे खत्म होता है तुम्हारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड सीरीज होती है खत्म. जो भी कुछ बच गया है क्या करोगे, वेबसाइट पे जाओगे, लॉग इन करोगे, जैसे ही तुम जाओगे ये होम पेज दिखेगा, अपना क्लास चूज करोगे, सब्जेक्ट चूज करोगे और उसके बाद अपना जो भी टॉपिक रह गया है वो चूज करोगे और बस सुनना शुरू करोगे, नोट्स बनाओगे, रिवीजन करोगे और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे. क्यों, यहीं पे इसी चैनल पे कौन से मैग्नेट ब्रेन्स के साथ बने रहना है, मेरे साथ बने रहना है और मिलते हैं हम अगले सेक्शन में. तब तक टेक केयर एंड गुड बाय.